डेली फैक्ट्स में आपका स्वागत है। यह है ऑडियो बुक जंक्शन और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सरकारी चाय के लिए किताब का अध्याय 12। अध्याय 12। एक सुबह की थकी हुई नींद थी जब अटल देर रात तक की पढ़ाई के बाद गहरी नींद में डूबा हुआ था। तभी बार बार मोबाइल की घंटी बजने लगी। नींद की परतें टूटने लगी। फोन उठाया तो दूसरी तरफ मां की टूटी हुई आवाज थी। तेरे पापा भर्ती है कोटा, तू जा बेटा उनके पास। सरोज की आवाज कांप रही थी और रोने के बीच शब्द भी कांपने लगे थे। अटल की नींद एक ही पल में टूट गई। आंखों में नींद की जगह अब आंसू थे। शब्द गले में अटक गए थे। कुछ पूछने की हिम्मत नहीं बची थी। बस एक बैग उठाया और सीधा अस्पताल का पता लेकर ऑटो में बैठ गया। जब अस्पताल पहुंचा तो पता चला नर्सिन को दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर ने बताया कि हालत अब स्थिर है, खतरे से बाहर है, पर साथ ही एक चेतावनी भी थी। अब इन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव या चिंता नहीं देनी है। इन्हें अब जिम्मेदारियों से दूर रखना ही ठीक होगा। अटल चुप था। अंदर कहीं कुछ टूटता सा महसूस हुआ। उसने पहली बार अपने पिता को इस तरह असहाय हालत में देखा था। वही पिता जिनके कंधों पर वो पूरी जिंदगी टिका रहा, आज वो थक गए थे। अब उनका बोझ उठाने वाला कोई चाहिए था। जब पिता को सकुशल घर छोड़ाया तो मां से बस एक वादा किया, मैं सब ठीक कर दूंगा, एक दिन सब ठीक कर दूंगा। उस दिन अटल पहली बार सच में बड़ा हो गया था। अटल के जीवन में ये एक ऐसा मोड़ था जहां जिम्मेदारी, असमंजस और अपनेपन की असली परछाई उभरती है। उसके बाद अटल कुछ दिन डिस्टर्ब रहा, लेकिन फिर से अपनी पढ़ाई पर लग गया। परीक्षा आ गई। परीक्षा का केंद्र इस बार अलवर आया था। कोटा से बहुत दूर। जेब में गिनती के रुपए और ऊपर से बसों में पैर रखने की जगह नहीं थी। अटल जानता था परीक्षा से ज्यादा परीक्षा तक पहुंचना चुनौती है, इसलिए वो एक रात पहले ही अलवर पहुंच गया। स्टेशन के पास एक सस्ती सी धर्मशाला में जगह मिल गई। बैग रखा, चादर ओढ़ी, लेकिन नींद दूर थी। उसने मां को फोन लगाया। दूसरी तरफ सरोज की आवाज आई, हमेशा की तरह थकी, लेकिन ममता से भरी। बेटा, कल व्रत रखूंगी मैं। भगवान से कह दूंगी तेरा दिमाग तेज चले और तेरी मेहनत रंग लाए। अटल मुस्कुराया, लेकिन आंखें भीग गई। मैं अच्छा करूंगा, तेरा व्रत बेकार नहीं जाएगा। रात भर धर्मशाला की दीवारें, उसके भीतर की आवाजें सुनती रहीं। अटल की आंखें खुली थी सोचते हुए कि अगर ये परीक्षा पास कर ली तो नौकरी मिल जाएगी। अगर नौकरी मिल जाए तो पापा को ठीक कर पाऊंगा, मम्मी को दिन रात काम करना नहीं पड़ेगा, और मैं शायद अपने सपनों की छत बनवा सकूं और माधवी को पा सकूंगा। हर चिंता, हर जिम्मेदारी सिरहाने की तरह उसके सिर के नीचे रखी थी। और नींद, वो तो मानो उससे दूर कहीं अमीरों की नींद थी। अटल की आंखों में उस रात सिर्फ एक ही सपना था कि उसका कल उसके आज से बेहतर हो। सभी लोगों ने अपने पूरे दमखम से एग्जाम दिया। अटल परीक्षा देकर देर रात तक कोटा पहुंचा और आकर सो गया। सुबह देर से उठा तो माधवी, मार साहब और अमीश के मिस कॉल पड़े थे। अटल ने सबसे पहले अमीश को कॉल लगाया। हाँ भाई, कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था, बस अब रिजल्ट सही रहे। मैं आ रहा हूं, संतोषी नगर चौराहे पर मिलते हैं। ठीक है। अटल ने दूसरा फोन माधवी को लगाया। कैसा रहा एग्जाम? माधवी ने पूछा। अच्छा था यार, अब जाकर आराम मिला है। हाँ यार, सच में मैं भी आज थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूं। पहले तो एक एक दिन मुश्किल से निकल रहा था, जैसे तो किसी ने बांध रखा हो। मिलते हैं कहकर फोन काट दिया। अटल पहुंचा तो मार साहब और अमीश पहले से ही वहां मौजूद थे। भैया 3 चाय और एक गोल्ड फ्लैग, मार साहब ने चाय वाले से कहा। हो तो जाएगा ना सिलेक्शन? अमीश ने अटल से पूछा। हाँ, पेपर तो सीधा ही था, फिर मेरी तैयारी भी अच्छी थी, अटल ने जवाब दिया। अभी अटल पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ था, यहां तक कि झलक रहा था। चाय वाले ने कांच के गिलास में चाय दी
तो मार साहब ने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा, राजपूताना का करण वाले प्रश्न में क्या आंसर किया? ये तो पढ़कर गया था। राव लूनकरण आएगा, इसमें तो अटल ने चाय की चुस्की मारते हुए पूर्ण आत्मविश्वास से कहा। सुनते ही अमीश और मार साहब एकदम से हंसने लगे। अरे यार, इतना सीधा प्रश्न मैं गलत कराया, वो भी मेरी गलती से, जबकि मैंने बहुत बार पढ़ा था कि राजपूताना का करण रायसिंह है और कलयुग का करण लूनकरण है। अरे यार, खुद पर अफसोस करता हुआ अटल एकदम से उदास हो गया। कोई न, छोड़, ये ले खींच, तू तो मस्त रह, टेंशन तो हमारे लिए छोड़ दे। मार साहब ने सिगरेट अटल के सामने कर दी और अटल ने भी बिना कुछ सोचे जबरदस्त सूटे खींच मारे। एकाध प्रश्न तो जान करके गलत हो ही जाता है। अमीश बोला, आज तो पार्टी कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। मार साहब ने कहा, और बाकी दो ने आज रात को मार साहब के कमरे में पार्टी करने के लिए अपनी सहमति दर्ज कर दी और सब अपने अपने कमरे की तरफ लौट गए। बाहर आओ, माधवी ने अटल से फोन पर कहा। बाहर माधवी स्कूटी लेकर खड़ी थी। अटल इशारे को समझता हुआ स्कूटी में जाकर बैठ गया। माधवी ने अपनी स्कूटी सीधे कैस्टी जाकर रोकी और दोनों तालाब की पाल पर जाकर बैठ गए। अब बताओ, पेपर कैसा रहा? माधवी ने पूछा। अच्छा था, हो जाएगा सिलेक्शन। और आपका क्या रहा? अटल ने, एग्जाम तो मेरा भी अच्छा रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। वो तो रिजल्ट वाले दिन ही मालूम चलेगा, और नहीं भी होगा तो भी जान थोड़ी जाएगी, किसी और एग्जाम में हो जाएगा। वैसे भी मैं तो कल से वापस फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग जाऊंगी। और आप? माधवी ने जवाब दिया, मैं नहीं करूं कुछ, मुझे तो बस एक सरकारी नौकरी चाहिए थी कैसे भी। मैं तो अब गाँव ही जाऊंगा, बिना वजह मैं यहां रुक भी नहीं सकता। अटल बोला। चाहिए थी मतलब? अरे अभी मिली थोड़ी है, अभी तो सिर्फ एग्जाम हुआ है, अभी तो दुनिया इधर की उधर हो सकती है, आपको भी तैयारी करनी चाहिए। माधवी ने अटल को समझाया, मेरी एमए भी नहीं हो रखी है तो कैसे करूंगा? रीत आ रही है, थर्ड ग्रेड टीचर की करो। हम देखते हैं, मैं सिर्फ आपके अच्छे के लिए कह रही हूं। अब आप मानो या न मानो, वो आपकी मर्जी। अभी आप कंपटीशन की तैयारी को बहुत हल्के में ले रहे हो। कोई ना, आपकी मर्जी। शाम ढल रही थी। किशोर सागर तालाब की पाल पर हल्की हल्की हवा बह रही थी। पानी की सतह पर सूरज की आखिरी किरणें कुछ इस तरह बिखरी थी जैसे किसी चित्रकार की अधूरी पेंटिंग। अटल और माधवी पाल की किनारे वाली बेंच पर बैठे थे। अटल की आंखें लगातार माधवी को निहार रही थी। ऐसा भी क्या देख रहे हो? माधवी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आपको देख रहा हूं। पहले नहीं देखा क्या मुझे? आज ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। फिर एक लहर सी उठी अटल के भीतर और शब्द खुद ब खुद बह निकले। चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारी जिंदगी, जिंदगी से प्यारे आप। माधवी हंस पड़ी, लेकिन उसके गालों की लाली साफ कह रही थी कि ये शायरी सीधे दिल तक पहुंची है। ओहो, बड़े शायर हो रहे हैं अटल जी तो आज। अटल ने कुछ रुककर थोड़ी धीमी आवाज में कहा, ये आपका ग्रीन सूट, माथे की काली बिंदी और चेहरे पर बार बार आ रहे ये बाल मुझे कुछ और सोचने नहीं दे रहे माधवी। कुछ और को छोड़ दीजिए अभी मिस्टर, सिर्फ मुझ पर ध्यान दीजिए। माधवी ने शरारती अंदाज में उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा। फिर कुछ पलों तक न शब्द बोले न आवाज हुई, बस दिलों की धड़कनों ने संवाद किया। अटल और माधवी एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि सांसों की गर्माहट महसूस होने लगी। ये कहानी में एक ऐसा मोड़ था जहां प्यार अब सिर्फ नजरों और बातों तक नहीं रहा, बल्कि इजहार और अपनापन दोनों का मेल हो गया है। माधवी ने अटल को अपनी ओर खींच लिया और अटल ने उसे इस तरह थामा जैसे अब कभी जाने नहीं देगा। दोनों एक दूसरे में समा गए थे। आई लव यू अटल, आई लव यू सो मच, आई वांट यू लाइक अ हार्ट नीड्स बीट। माधवी की आवाज में कंपन था, लेकिन उसमें प्यार की गहराई भी थी। लव यू टू माधवी। थोड़ी देर बाद जब दोनों कुछ शांत हुए तो अटल ने वो सवाल पूछ ही लिया
जो कई बार उसके मन में आया था। इतने सारे लड़के हैं कोटा में और आपके पीछे भी पड़े होंगे, फिर मुझसे ही क्यों प्यार हुआ? माधवी मुस्कराई उसकी मासूमियत पर। बुद्धू, प्यार करने की वैकेंसी थोड़ी निकाली थी मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। पर जब आपसे प्यार हो गया तब होश आया। अब हो ही गया तो फिर क्या ही कर सकते थे? हमेशा मेरे साथ रहोगी? हां, जीवन भर। बस जीवन भर, सात जन्म तक। बस साथ ही जन्म जन्मांतर तक। उस शाम किशोर सागर की पाल पर बैठे दो दिलों ने न केवल अपने प्यार को कबूल किया, बल्कि उस प्यार को एक नाम, एक संकल्प दिया। उन लम्हों में जो सुकून था वो किताबों में नहीं मिलता, वो बस दिलों में बसता है। इधर मार साहब और अमीश ने एक बॉटल ब्लैक बकार्डी और 1 किलोग्राम मटन के साथ कमरे में पूरी महफिल सजा दी थी। तय समय पर अटल पहुंचा ही था कि अमीश के फोन में घंटी बजी। सच बता, अमीश की आवाज कांपती हुई गूंज उठी। चेहरा एकदम स्याह, आंखों में अनकहे डर की परछाइयां। क्या हो गया ऐसा? मार साहब ने माथे पर चिंता की रेखाएं लिए पूछा। पास बैठा अटल भी अब अपनी उत्सुक दृष्टि से जवाब को टटोलने लगा। सच बता यार, मजाक मत कर। अमीश की आवाज अब मानो गले में फंस गई हो। होंठ थरथरा रहे थे और आंखें जवाब से पहले ही भीग चुकी थी। क्या हुआ, बोल तो सही। मार साहब ने उसकी कांपती हथेली पर अपना हाथ रखा, जैसे कोई बाप अपने बेटे को गिरते वक्त थामना चाहता हो। मेरा रिजल्ट आ गया। एक सांस के साथ रुका, फिर जैसे शब्दों के बोझ से थक कर गिर पड़ा। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर वो फूट पड़ा, जैसे बरसों से थमा हुआ कोई बादल अब अपने भीतर का सारा दर्द बरसा देना चाहता हो। अरे किसने कहा ऐसा? वो मजाक ही कर रहा होगा। मार साहब ने तुरंत मोबाइल उठाया, आंखों में झलकता संशय और उंगलियों में बढ़ती घबराहट। अटल मौन था। उसके भीतर बहुत कुछ चल रहा था, पर शब्द किसी कोने में दुबक गए थे। रोल नंबर 3,42,163 इंच। अमीश के गालों पर आंसुओं की धार साफ झलक रही थी। उसकी आवाज अब भीगी मिट्टी की तरह भारी, गीली, ठंडी और टूटी हुई थी। नहीं मिल रहा यार, कहते हुए मार साहब का चेहरा उतर गया। फोन की रोशनी अब उनके हाथों की रेखाओं पर नहीं, दिल की गहराइयों पर पड़ रही थी। कोई बात नहीं यार, उन्होंने पीठ थपथपाई। बस एक एग्जाम ही तो था। तुझ जैसा होशियार लड़का कल फिर से खड़ा होगा और ऐसी उड़ान भरेगा कि सब देखते रह जाएंगे। लेकिन अब अमीश खुद में नहीं था। अमीश लगातार अपने अंगों से नियंत्रण खो रहा था, जैसे आत्मा ने शरीर से किनारा कर लिया हो। वो जमीन पर लेट गया था, टूटा हुआ पड़ा था। आंखों में आंसू नहीं, अब तो लाचारी थी। कपड़े अस्त व्यस्त, सांसें तेज और मन बेहिसाब अथाह समंदर में गोते लगा रहा था। अटल ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वो लड़का जो कल तक सपनों के पंख फैलाकर आसमान छूना चाहता था, आज जमीन की धूल में लिपटा पड़ा था। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कोई चमत्कार हो जाए, कोई तो चमत्कार। लेकिन शायद चमत्कारों के दिन अभी दूर थे। फोन पर अब कॉल्स की झड़ी लगने लगी थी, लेकिन कमरे में सन्नाटा पसरा था। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था ये स्वीकारने के लिए कि सपना बस सपना रह गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद अमीश फिर फूट पड़ा। साली मेरी किस्मत ही सही नहीं है। जिन्हें मैंने पढ़ाया आज वो एसडीएम बन गए और मैं आज भी वही हूं, उसी गट्ठर में, उसी धूल में। फिर रुका, सांस भरी और चीख भरी आवाज में बोला, गुप्ता साला। मेरे नोट से पढ़ा, मुझसे पूछ पूछ के समझा और अब देखो उसका सिलेक्शन हो गया। और मैं फिर से रह गया। साली मेरी किस्मत के तो लगे पड़े हैं। फोन फिर बजा, बार बार बजने लगा। ये लोग फोन नहीं कर रहे, ये मेरी हंसी उड़ाने आ रहे हैं। सबको मालूम है, फिर भी चाहते हैं कि मैं खुद कहूं कि नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। मार साहब ने अमीश की आंखों में देखते हुए धीमे लेकिन गहरे स्वर में कहा, तू तो शेर है और घायल शेर सबसे खतरनाक होता है।
अभी नहीं सही, लेकिन कल जरूर तेरा नाम होगा उस पीडीएफ में। एक दिन एक पीडीएफ आएगी और तू बन जाएगा सबका हीरो, लग जाएगा सारे संघर्षों पर विराम। आज बस धैर्य रख। अमीश ने नजरें उठाई, लाल डबडबाई आंखों में जैसे एक समंदर उबाल खा रहा हो। ये साली पीडीएफ ही बेवफा है। सालों की मेहनत, रातों की नींदें, सब कुछ इसी एक फाइल ने धो दिए। अब कोई नहीं पूछेगा कि मैंने कितनी कोशिश की, सब पूछेंगे हुआ कि नहीं। अब अटल फिर अपनी दुनिया में लौट रहा था, एक ऐसी दुनिया जिसमें असलियत सपनों से ज्यादा सख्त होती है। ये एक साधारण असफलता की नहीं, एक टूटे हुए सपने की कहानी बन गई थी। ये अमीश की नहीं, हर उस युवा की आवाज थी जो मेहनत करता है, उम्मीद पालता है और फिर भी कई बार हारा हुआ पाता है खुद को। लेकिन फिर भी कहीं भीतर जिंदा रहता है वो घायल शेर जो फिर से उठेगा, जरूर उठेगा। थोड़ी ही देर बाद मार साहब ने 3 पैक बना दिए। किसी ने भी मना नहीं किया और तीनों आज बिना जय माता दी के पी गए। माहौल गमगीन था पर पार्टी पूरे उत्कर्ष पर थी जो देर रात तक चली। सुबह मार साहब और अटल के उठने से पहले ही अमीश अपने कमरे पर लौट गया और वहां से अपने जरूरी कपड़े पैक करके अपने गांव की तरफ निकल गया। अगले दिन अटल भी अपने गांव चला गया। अमीश अब शहर की चहल पहल से दूर कुछ दिनों के लिए अपने गांव लौट आया था। वो गांव जहां हर पेड़, हर गली उसकी बचपन की यादों से भरी हुई थी। लेकिन इस बार वो खुद को वहां अजनबीसा महसूस कर रहा था। घर पहुंचते ही सीधे काका के पास जाकर गिर पड़ा। मार दो काका, मार दो मुझे, मैं कुछ नहीं कर पाया। काका हक्के बक्के रह गए। उनका जिगर का टुकड़ा जिसके लिए वो दुनिया से लड़ जाते थे, आज उनके पैरों में पड़ा था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। क्या कर रहा है पगले? उठाते हुए काका बोल पड़े। काका ने उसे सीने से लगाया, लेकिन अमीश रोता ही रहा। मैं हार गया काका, मैंने सबका भरोसा तोड़ दिया। काका ने सिर पर हाथ फिराते हुए बस इतना कहा, तू मेरा बेटा है अमीश, हार जीत तो वक्त की बात है, तू बस थक मत। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर सूरज की आखिरी किरणें थकी थकी सी बिखर रही थी। आंगन में खाट डाले काका किसी गांव वाले से बातें कर रहे थे। अमीश कमरे में बैठा था, लेकिन उनके शब्द हवा की तरह अंदर तक पहुंच रहे थे। अरे भाई, इतने सालों तक कोई नौकरी न लगे तो पढ़ाने का क्या फायदा? पढ़ता नहीं होगा तभी तो नहीं हुआ सिलेक्शन। इतना खर्चा मत करो उस पर, काम में लगाओ कहीं, वरना एक दिन पछताओगे। वो आदमी हंसी में कह गया, लेकिन अमीश की दुनिया थम गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मां बाप न होने का मतलब सिर्फ फोटो में देखना नहीं होता, बल्कि ये होता है कि कोई गैर तुम्हारी काबिलियत पर उंगली उठा दे और तुम्हारे लिए कोई चीख कर जवाब न दे पाए। काका ने कोई जवाब नहीं दिया, शायद इसलिए कि वो शब्दों से नहीं, कर्म से जवाब देने वाले इंसान थे। लेकिन अमीश की आंखों में पहली बार अपनों की कमी का वो दर्द उमड़ा जो बचपन में भी उसने इतने तीखेपन से कभी महसूस नहीं किया था। काका ने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह पाला था, लेकिन आज उसे लगा कि लोग उसे अब भी काका का भतीजा मानते हैं, बेटा नहीं। रात को जब काका खाना लेकर कमरे में आए तो अमीश ने प्लेट की ओर देखा भी नहीं। क्यों नहीं खा रहा? काका ने प्यार से पूछा। क्योंकि अब मैं आपकी आंखों में बोझ बन गया हूं। काका ठिठक गए, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से अमीश का हाथ पकड़ा और बोले, तू मेरा बेटा है अमीश, कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता अगर तूने कोशिश नहीं की होती, लेकिन तूने की है और मैं जानता हूं कि एक दिन तू सबसे ऊंचा जाएगा। अमीश की आंखों से फिर आंसू बह निकले, पर इस बार हारे हुए नहीं, एक नई आग के साथ। शायद अब उसे लड़ना था, सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व, अपने विश्वास और अपने काका की नजरों के उस गर्व के लिए। इधर कुछ दिन गांव में रुकने के बाद अटल कमरा खाली करके गांव में ही आ जाने के बारे में सोचने लगता है
क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग ही जाएगी और अब कोटा में कमरे का किराया लगाना फिजूल है। लेकिन उसे माधवी से मालूम चलता है कि 20 जून को ही द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो रहा है, तो फिर अपना मन बदल लेता है और तब तक गांव में ही रहकर परिणाम का इंतजार करता है। 20 जून की शाम सुबह से ही बधाइयों की फुहारें अटल के चारों ओर बरस रही थी। गांव के लोगों से लेकर रिश्तेदारों तक सबका यही कहना था कि अब की तो अटल का हो ही जाएगा। इस बार नरसिंह और सरोज भी आशावान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मां बाप बरसों से टंगी उम्मीद की पतंग को आसमान की ऊंचाई तक उड़ते देखने को बेताब रहते हैं। आज उनका घर कुछ अलग सा लग रहा था। मां ने सुबह ही तुलसी पर दिया जलाया था और घर के कोनों में पीपल की पत्तियां बांध दी थी। वो चाहती थी कि कोई बुरी नजर उनके बेटे की किस्मत पर न लगे। नरसिंह ने नहाते वक्त पुराने गीत गुनगुनाए थे, जो वो अक्सर तभी गुनगुनाते थे जब मन भीतर से प्रसन्न हो, क्योंकि उनके लिए भी ये बड़ा दिन था, सब कुछ बदलकर रख देने वाला दिन। हर वंश में एक आदमी ऐसा जरूर पैदा होता है जहां से उसके वंशजों की हैसियत बदल जाती है। ये छोटा सा गरीब परिवार आज उड़ने के सपने देख रहा था, सिर्फ एक चमत्कारी नंबर के भरोसे जो उस परिणाम की पीडीएफ में मिलने वाला था। पिता अपनी औकात बढ़ जाने के लिए खुश था। मां अपने बेटे के उज्जवल और सुखी संपन्न जीवन के बारे में सोचकर ही खुश थी और बेटा अपने माता पिता के चेहरे की खुशी देखकर खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। यही हर मध्यम वर्ग के परिवार की कहानी होती है, जहां सब एक दूसरे की खुशी के लिए अपना जीवन जी रहे हैं। अटल अब भी शांत था बाहर से, पर भीतर जैसे लावा उबल रहा था। शाम के 7 बज रहे थे। सूरज ढल चुका था, लेकिन गांव की मिट्टी में अभी भी गर्मी बाकी थी। अटल आंगन में बैठा था, सामने आसमान था और हाथ में मोबाइल। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, अमीश। अरे, रिजल्ट आ गया। इतना सुनते ही जैसे उसके कानों में कोई बम फूट गया हो। धड़कने बेकाबू, आंखें आसमान की तरफ टिक गई और होंठ बुदबुदाने लगे। बस एक बार, भगवान। पर वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फोन उसकी हथेलियों में कांप रहा था। अपने रिजल्ट की ओर देखने की ताकत उसमें नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ उसका रिजल्ट नहीं था, मां की आंखों का सपना था, पिताजी के जीवन का सम्मान था और उसकी अपनी आत्मा का संघर्ष। सरकारी नौकरी का मूल्य अटल से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता था। उसे अपने करियर की चिंता इस वजह से नहीं थी कि हर किसी को अपने पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता होती है। उसकी वजह ही उसके कर्म को महान बनाती है। करियर की चिंता युवा पीढ़ी को तब अंदर से खोखला कर देती है जब उसका करियर उसके पूरे परिवार का हो। जिम्मेदारी के बोझ को समझने वाला लड़का कभी बिगड़ता नहीं है, या यूं कहें कि जिम्मेदारियां बिगड़ने नहीं देती। वर्तमान में अटल का नौकरी लग जाना सीधा भगवान से मिलन था। अपनी मेहनत पर अटल को भरोसा तो था, लेकिन अगर थोड़ी भी चूक हुई तो वो जानता था उसकी मेहनत का मूल्य रत्ती भर भी नहीं रह पाएगा। इस जमाने में सफल परिणाम ही प्रयास का प्रमाण है, वरना कौन पूछता है उन थकेहारे लड़कों से जिन्होंने पूरी जवानी खर्च कर दी सरकारी चाय पाने के लिए मेहनत करने में। मेरा क्या हुआ? अटल हिचकते हुए बोला, लेकिन डर तेज हो रहा था। आंखें चौड़ी हुई जा रही थी। अभी साइट ओपन नहीं हो रही है, मैं पीडीएफ डाउनलोड होते ही भेज दूंगा, अमीश ने कहकर फोन काट दिया। अटल उसी हालात में घर पर बिना कुछ कहे स्कूल के पीछे की खाली जगह में जाकर अकेला बैठ गया। तभी माधवी का फोन आया। नहीं हुआ मेरा यार। नहीं हुआ मतलब कैसे? कैसे नहीं हुआ? कट ऑफ ज्यादा गई है क्या? अटल अड़बड़ाहट में बोला। मेरी सब फ्रेंड में सिर्फ प्रीति का हुआ है, बाकी किसी का नहीं हुआ। माधवी दुख में थी, लेकिन फिर भी वो अटल का परिणाम सकारात्मक देखना चाहती थी। पीडीएफ में अटल का रोल नंबर ढूंढा गया। अटल का भी चयन इस भर्ती परीक्षा के 2 गुना परिणाम में भी नहीं हुआ था। अटल पसीने से लथपथ हो गया, सांसें तेजी से अंदर बाहर हो रही थी। हृदय ने अपनी गति बढ़ा दी, गला सूख चुका था। अटल चुपचाप बैठ गया,
कुछ समय के लिए वो निर्वात में चला गया। उसकी सोच थम गई। आंखों से पलकें झपकना बंद हो गई। नजरों ने एक जगह केंद्रन बना लिया। गहरी सोच में डूबा अटल अभी किसी मुद्रा में ढल नहीं पा रहा था। अटल को बहुत बड़ा सदमा लगा था। एक पल को अटल को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों की पुतलियां जम गई हो। वो स्क्रीन पर कुछ और देखने की चेष्टा कर ही नहीं पा रहा था। शरीर वहीं ठिठक गया जहां वो बैठा था, जैसे वक्त ने उसे कैद कर लिया हो। उधर माधवी फोन कॉल पर हेलो हेलो किए जा रही थी, लेकिन अब अटल का ध्यान फोन कॉल से हट चुका था। माधवी ने कॉल काटकर दोबारा किया। अटल ने अपना फोन बंद कर दिया। अटल के शांत चेहरे से रोने की एक आवाज न आई, लेकिन आंसुओं का गिरना शुरू हो गया। किसी के लिए नौकरी चाहे तुच्छ हो, लेकिन किसी के लिए तो जीवन है। परिणाम की पीडीएफ लिस्ट में रोल नंबर का न मिलना किसी अनर्थ से कम नहीं था। आज जीवन खोने जैसा दर्द अटल महसूस कर पा रहा था। उसके देखे सारे सपने एकदम से चकनाचूर हो गए। उसके सारे महल ढह गए। सबसे बड़ा धक्का उसे अपने पिता के बारे में सोच सोच कर हो रहा था। वो अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाया। अपनी असफलताओं को अपने माता पिता को बताना कितनी मुश्किल भरा होता होगा। थम जाती होगी ये पृथ्वी उस दर्द के एहसास से जो एक महत्वाकांक्षी छात्र के सीने से उठ रहा था। रो पड़ती होगी सारी प्रकृति, गिरते होंगे आंसू सागरों के भी। अटल घर में दाखिल हुआ तो कदम भारी थे, जैसे आत्मा ने शरीर से विदा लेने का मन बना लिया हो। सरोज आंगन में बैठी कपड़े समेट रही थी। अटल की चाल देखकर ही वो समझ गई थी कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मां होने का फर्ज उसे संयम रखने को कह रहा था। अटल धीरे धीरे पास आया और एकदम से सरोज के पैरों से लिपट गया। मुझसे नहीं हुआ मम्मी, मैं कुछ भी नहीं कर पाया आपके लिए। मैं नकारा बेटा हूं। मैंने सब कुछ किया वहां, पर शायद पढ़ाई नहीं करी। मैं कुछ नहीं कर पाया। गांव वाले मजाक उड़ाएंगे अब। मुझे पता है सब कहेंगे। शब्द जैसे कांपते हुए उसके गले से निकल रहे थे और आंसू किसी नदी की तरह सरोज के पांवों को भिगो रहे थे। एक बेटा जब टूटता है तो सबसे पहले अपनी मां की गोद ढूंढता है, और मां तब दुनिया की सबसे मजबूत दीवार बन जाती है। सरोज का कलेजा कांप गया। आंखों में पानी उतर आया, लेकिन एक बूंद गिरने न दी। वो घुटनों के बल बैठी, अटल का सिर अपनी गोद में रखा और बोली, अरे बेटा, ऐसे क्यों रो रहा है? नहीं हुआ तो नहीं हुआ। कौन से तेरे बाप दादा कलेक्टर थे? तेरे दादा भी खेत जोतते थे, तेरे पापा भी। तू मेरा बहादुर बेटा है। जीता नहीं तो क्या हुआ? लड़ा तो है ना। उसकी आवाज में ममता थी, पर शब्दों में दृढ़ता, जो बेटे की आत्मा को सहला सके। और जो गांव वाले हैं ना, उनका तो काम ही यही है। तू उड़ने लगेगा तो पूछेंगे कि पंख कहां से लाया, और गिरने लगा तो कहेंगे कहा था ना। उड़ना तेरे बस का नहीं। अगर तू उनकी बातों को दिल में बैठा लेगा तो ये दुनिया जीने ही नहीं देगी बेटा। अटल कुछ कह नहीं सका, बस रोना थम गया था, जैसे मां के शब्दों ने उसके भीतर की टूटी दीवार को ईंटों का थोड़ा सा सहारा दे दिया हो। भीतर कमरे से नरसें उठकर आंगन की ओर आया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन अटल की पीड़ा का हर कतरा उसने अपनी छाती में महसूस किया। वो बिना कुछ कहे लौट गया और अपनी खाट पर बैठ गया। शब्द कभी कभी उस संवेदना को व्यक्त नहीं कर सकते जो पिता की आंखों में होती है। सरोज ने अटल को धीरे से उठाया, उसके हाथ में थाली थमाई। खा ले बेटा। भूखा पेट और टूटा मन दोनों मिल जाए तो आदमी भीतर से बिखर जाता है। अटल ने सरोज के हाथ से निवाला लिया, खुद ने नहीं खाया। वो अटल को सुलाकर अपने कमरे में चली गई। उस रात सरोज की आंख नहीं लगी और बिना खाए वो लेट तो गई, लेकिन पेट की भूख से ज्यादा उसे अपने बेटे की पीड़ा ने जगाए रखा। सुबह की हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन अटल की आंखों में अब भी अंधेरा था। अटल खुद की असफलता, माता पिता का टूटा सपना और सबसे बढ़कर अपनी खुद की नजरों में गिर जाने के डर को लेकर रात भर करवटें बदलता रहा।
अटल का मन जैसे किसी वीरान राह पर भटक गया था। उसे लग रहा था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, जो करना था वो नहीं हो पाया। इस असफलता ने उसकी आत्मा को भीतर तक झकझोर दिया था। वो सोचने लगा, अब और क्या करना बचा है? क्या फायदा इन किताबों का, इन रातों का, इस संघर्ष का? शायद यही मेरी तकदीर है। क्यों ना अब यही रहूं, माँ बाप की सेवा करूं, खेतों को संभालूं और इस परीक्षा के झूठे सपनों से दूर हो जाऊं। लेकिन उसके भीतर का एक कोना अब भी चुप नहीं था, जो कह रहा था, क्या तू सिर्फ इसलिए हार मान लेगा क्योंकि एक पीडीएफ में तेरा नाम नहीं आया? क्या तेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? क्या वो मां जिसने तुझे जन्म दिया तुझे इसी दिन के लिए बड़ा कर रही थी कि तू हार मानकर बैठ जाए? अटल दो विचारों के बीच फंसा हुआ था। एक ओर परिवार की जिम्मेदारियां और हार की पीड़ा, दूसरी ओर उस अधूरे ख्वाब की चुप पुकार जो अब भी उसे बुला रही थी। किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था सिवा प्रीति के। अटल ने भारी मन से प्रीति को मैसेज भेजा, बधाई हो प्रीति, आपने कर दिखाया। कुछ ही पलों बाद प्रीति का कॉल आ गया। थैंक यू अटल, पर मैं जानती हूं आपने भी जी जान से मेहनत की थी। अगली बार आप सबका भी सिलेक्शन होगा, देख लेना। और सुनो, अटल ने बिना कुछ बोले फोन कान से लगाए रखा। माधवी आपसे प्यार करती है, बहुत प्यार। लेकिन तुम जानते हो ना, घर वालों की सोच कैसी होती है। अगर उसे पाना है तो सरकारी नौकरी लगानी ही पड़ेगी, वरना शायद आप दोनों का साथ होना कभी मुमकिन नहीं होगा। अटल कुछ पल तक चुप रहा, शब्द जैसे गले में अटक गए हों। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, सिर्फ नौकरी नहीं, अब तो सम्मान, पहचान और प्यार सब एक ही रास्ते से होकर गुजरता है। मुझे उठना ही होगा, बस अब गिरना नहीं है। अटल ने फोन काटा नहीं, लेकिन अब वो पूरी तरह जाग चुका था। एक नया सूरज उसकी चेतना में उग चुका था, जो पराजय से नहीं, प्रण से चमकता है। अटल को अभी मार साहब से बात करना ठीक नहीं लगा, तो उसने अभिषेक को कॉल लगाया। हेलो, हाँ भाई अटल, बोल। तेरा तेरा हुआ क्या? नहीं यार, इस बार मेरा भी नहीं हुआ। दोनों तरफ कुछ पल की चुप्पी छा गई। फिर अभिषेक ने एक लंबी सांस ली और कहा, देख भाई, मैं जानता हूं ये कितना तोड़ देने वाला होता है, लेकिन अगर आज हम रुक गए तो हम वाकई हार जाएंगे। अभी नहीं हुआ तो क्या, अगली बार होगा, और पूरे आत्मविश्वास से होगा। मैं फिर से तैयारी में लग चुका हूं, इस बार दोगुनी ताकत से, और तू भी वही कर। हम जैसे लड़कों के पास मेहनत के सिवाय कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। अटल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने पूछा, तेरे घर वाले कुछ बोले? बिल्कुल नहीं। मम्मी ने साफ कहा, हमारे बेटे ने मेहनत में कमी नहीं रखी। अब सफलता किस्मत के दरवाजे पर है, देर सवेर खुलेगा जरूर। तू भी घर वालों की आंखों में देख, तुझे भी वही भरोसा मिलेगा। अभिषेक की बातें अटल के दिल तक उतर गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी थकी हुई आत्मा को फिर से ऊर्जा दे दी हो। अटल स्वयं ही द्वंद्व से निकलता है और एक बार फिर से लड़ जाने के लिए तैयार होता है। फिर से सपनों की पोटली बांधकर उस ट्रेन में बैठ जाता है, जहां से होकर वो अपनी मंजिल तक पहुंचता। अटल शाम को देरी से कोटा पहुंचा और सीधे मारसाब के कमरे की तरफ चला गया। दरवाजा खुला था। कमरे में दारू की बदबू आ रही थी। बिस्तर फैले हुए थे, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अटल तुरंत छत पर गया तो देखा मारसाब नीचे चटाई बिछाकर अकेला बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और पास में आधी खाली किंगफिशर स्ट्रांग बियर की बोतल रखी थी। हालात बता रहे थे कि मारसाब टूट चुके हैं। मारसाब ने मुस्कुराकर कहा, वेलकम ब्रदर, हाउ आर यू, वॉट आई कैन डू फॉर यू? बियर, बॉटल, बोल। नहीं कुछ नहीं, अटल धीमे स्वर में बोला। अगले कुछ मिनट मारसाब ने बियर की बोतल पीकर खत्म कर दी और अटल भी चुपचाप बैठा रहा। फिर एकदम से मारसाब अपनी उम्र से छोटे अटल के पास बैठकर बच्चों की तरह रोने लग गए। अटल के चुप कराने पर चुप हो गए और फिर बोले, मैं कमजोर आदमी नहीं हूं, साला एक दिन मेरा सिलेक्शन होगा ही।
मैं फिर से तैयारी करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। अटल की आंखें एकटक उनके चेहरे पर टिकी थी। गला सूख चुका था। ये है असली योद्धा, अटल ने मन ही मन सोचा, जो सब कुछ हार कर भी लड़ने को तैयार है। उस क्षण अटल ने जाना कि हार सिर्फ परिणाम नहीं होती। हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। और जीत सिर्फ एक पीडीएफ नहीं, बल्कि ये हिम्मत होती है जो बिखरने के बाद भी उठ खड़ी होती है। ज्योत्सना किताब को एकटक पढ़ते पढ़ते सुस्त पड़ गई। ज्योत्सना कहानी के दर्द को महसूस कर पा रही थी, लेकिन अब वो आज इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकती थी। इस वजह से रात के 2 बजे का समय देखकर किताब को साइड रखा और सो गई। सुबह उठते ही ज्योत्सना फिर से किताब पकड़कर बैठ गई। तो दोस्तों, ये था सरकारी चाय के लिए बुक का अध्याय 12वां। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल डेली फैक्ट्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।